मेरा नाम अनुनय शर्मा, चैनल का नाम अनुनय अकेडमी और आप सबका स्वागत है इस चैनल पर क्योंकि ये चैनल एक्चुअली में आपका है। आज हम बात करेंगे 11th के एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। ये बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट भी समझेंगे, कैसे इसको थोड़ा और इजी बना सकते हैं वो भी देखते हैं। चलिए बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। बर्नौलीज थ्योरम ये कह रही है भाई कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, सो पहली चीज क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, लिक्विड आइडियल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। आइडियल लिक्विड का मतलब क्या है? ऐसा लिक्विड जो नॉन विस्कस हो, करेक्ट, हाँ जी, जो जो इनकम्प्रेसिबल हो, जो इरोटेशनल हो, आपको मालूम है ये, ओके। सो अगर ऐसा कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी जितनी भी टोटल एनर्जी होगी, यानी टोटल एनर्जी का मतलब है उसमें प्रेशर एनर्जी होगी, हाँ जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हम टोटल सम कर दें पर यूनिट वॉल्यूम, यहां वॉल्यूम की जगह मास भी लिख सकते हैं, मास के हिसाब से भी ये काम करती है, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। चलिए दोबारा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, द टोटल एनर्जी दैट इज the sum of the pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume remains constant at every cross section throughout the flow of the liquid. Every cross section throughout the flow of the liquid का मतलब क्या है? डायग्राम से समझते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं, तभी बात बनेगी, तभी ये बात समझ में आएगी। मैं एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का मैं पाइप ट्यूब लेता हूं, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का ट्यूब ये रहा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर जाते जाते हो रहा है कम, ये रहा वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक ट्यूब। अगर इस ट्यूब को मैं ध्यान से देखूं तो पहले इस ट्यूब को समझ लेते हैं फिर बात करेंगे। इस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस ट्यूब में से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, और वो कौन सा लिक्विड? स्ट्रीमलाइन फ्लो से। आइडियल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड ये कह लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो से हो रहा है, तो इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो मैं ये बना देता हूं, और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा ये छोटे वाला। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं देखूं तो मैं ये समझ लूं थोड़ी देर के लिए, लेटेस्ट से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे है A1, और इसकी वेलोसिटी, यानी ये जो फ्लूइड यहां से जा रहा है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में उसकी वेलोसिटी V1 है और उसके ऊपर प्रेशर है P1। अगर मैं इसे किसी पर्टिकुलर जगह से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं देखूं तो इसकी हाइट है H1, मान लिया, ठीक होगी बात। अब ये लिक्विड जब यहां से चला, यहां पहुंचा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पहुंचा, लेटर से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 जो कि A1 से कम है, और यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि हमको मालूम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, इसलिए यहां की वेलोसिटी V1 से V2 वेलोसिटी बड़ी है, और यहां मान लेते हैं प्रेशर है हमारा P2, यहां पे P1, यहां पे P2। और यहां से अगर मैं फिर हाइट ले लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि लेट दिस हाइट इज H2। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। अब हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि यहां से हम एक लिक्विड भेज रहे हैं। ये लिक्विड, ये पाइप है बहुत लंबी, उसका एक छोटे सा हिस्सा, छोटा सा सेक्शन को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहां से जब हमने एक फ्लूइड भेजा तो जितना मास उस फ्लूइड का यहां एंटर करेगा उतना ही मास बाहर निकलेगा। फिर से कह रहा हूं, जितना मास यहां से भेजेंगे, एंटर करेगा, उतना ही तो बाहर आएगा, अनलेस एंड अनटिल कहीं मास का कोई लॉस ना हो, तो उतना ही मास तो बाहर आएगा। ये पहली चीज हमें समझ में आ गई, हाँ जी। दूसरी चीज हमें यह समझनी है यहां पे कि क्योंकि ये फ्लूइड जो यहां से मूव करेगा, तो देखो लेट अस से हम इसको डेल्टा टी टाइम के लिए कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि डेल्टा टी टाइम में, छोटे से टाइम इंटरवल में ये मूवमेंट कैसे होगी। सो मैं ये समझूं कि डेल्टा टी टाइम अगर मैं कंसीडर करता हूं तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, लेट अस से दैट इज D1। इसका नाम रख लेता हूं पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर डेल्टा टी टाइम में वो फ्लूइड कितना चला, वो हो गया D1। D1 कितना होगा भाई? वहां की वेलोसिटी जो V1 है, और टाइम इंटरवल कितना लिया मैंने? डेल्टा टी। ये बात क्लियर होगी, हाँ जी। इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट बी मान लूं तो मैं ये पूछूं कि बी के ऊपर इतने ही डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये फ्लूइड, तो V2 वेलोसिटी और डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये होती है कि इस टाइम इंटरवल में मास ऑफ द वाटर यहां से कितना एंटर किया, कितना मास जा रहा है पानी का, तो मास समझ लेते हैं। अगर हमें मास निकालना हो तो मास कैसे निकालते हैं भाई? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है, हाँ जी यही होता है। सो डेंसिटी, तो ठीक है, डेंसिटी तो हो गई डेंसिटी
और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम होता है एरिया इनटू एरिया के साथ क्या होगा? लेंथ, यही होगा। हाँ जी, एरिया के साथ क्या होगा? लेंथ। अब पॉइंट ए में जो मास एंटर करेगा, मास जो पॉइंट ए पर यानी ए पॉइंट के ऊपर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर करेगा, वो क्या होगा? यहाँ के ऊपर डेंसिटी, डेंसिटी मान लेते हैं रो। हम मान लेते हैं कि थ्रू आउट लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सेम है, कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल है, आइडियल लिक्विड है, तो डेंसिटी सेम है, तो रो। एरिया क्या हो गया भाई? यहाँ पे A1 और लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी D1। D1 कितनी है? V1 इंटू डेल्टा टी। ये बात क्लियर होगी? हाँ जी क्लियर होगी। अच्छा जरा इधर देखें, इधर B के ऊपर देखें, B के ऊपर मास जो एग्जिट करेगा वो कितना होगा? मास का क्या है? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो डेंसिटी तो सेम ही है हर जगह रो, एरिया बदल गया। यहाँ पे एरिया कितना है भाई? एरिया है इधर A2 और यहाँ पे लेंथ कितनी है यानी डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज D2। D2 कितना होया? V2 इंटू डेल्टा टी। ये बात क्लियर होगी? हाँ जी, क्योंकि हमें मालूम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब जरा ध्यान से देखो, अगर A1 V1 A2 V2 के बराबर है तो ये तो बराबर है डेंसिटी, ये डेल्टा टी बराबर है, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं होगी। क्या मुझे ये इक्वेशन ये नहीं बता रही है कि यहां से जितना मास एंटर करेगा उतना मास ही उधर से एग्जिट करेगा? ये हो गया मास की कहानी। क्योंकि A1 A2 के बराबर है A1 V1, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, A1 V1 डेल्टा टी। ओके ओके, ये जो A1 V1 A2 V2 के बराबर है, तो जहां A2 V2 लिखा है वहां मैं A1 V1 भी लिख सकता हूं। ये होगी कहानी। चलिए अब समझते हैं कि हमने इसे डेरिवेट कैसे करना है, या डेरिवेशन का कैसे शुरू करें। चलिए ओके 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 ओके, विच वन लेट्स टेक दिस वन। यहां पे आते हैं, इस पॉइंट ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बोलो, हाफ एम V1 स्क्वायर। एम कितना है? एम तो सेम ही है, चाहे ए पे हो, चाहे बी पे हो, चाहे ए पॉइंट पे हो, चाहे बी पॉइंट पे। अभी हमने देख लिया इसलिए मैं यहां रख रहा हूं एम। और इस पॉइंट पे अगर हाफ M/1 स्क्वायर है तो बी पॉइंट के ऊपर वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? वो एनर्जी हो जाएगी भाई हाफ एम, और यहां जो वेलोसिटी है दैट इज v2 स्क्वायर। करेक्ट हो गया? करेक्ट करेक्ट। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एट पॉइंट mg, क्योंकि हाइट h1 है तो mg h1 होगी। यहां हाइट h2 बदल गई तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg h2। इज इट ओके? हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, यहां वेलोसिटी कम है, यहां वेलोसिटी ज्यादा ही नहीं, यहां की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां की काइनेटिक एनर्जी कम है। देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी कर लो। यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, यहां mgh2 है, h2 बड़ा है h1 से, देयर इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आप समझ लो। अब आते हैं इस लॉ पे। ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ ये कह रहा है कि अगर मैं कोई पॉइंट लूं, जैसे मैंने ए पॉइंट लिया, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी को अगर मैं जोड़ूं तो वो जो टोटल आएगा, अब मैं अगर यहां देखूं तो यहां भी वो सेम आना चाहिए, यहां देखूं तो यहां भी सेम आना चाहिए। यानी वैल्यू जहां भी मैं फाइंड आउट कर लूं, अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है और लिक्विड आइडल है, तो सम ऑफ द पोटेंशियल, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए सेम। चलिए देखते हैं और करते हैं इसको डिराइव कि सेम आता है नहीं। सो पहली चीज जो हम यहां पे करेंगे वो हम करेंगे चेंज इन एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कितना हुआ? पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फिर देखते हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भाई ये ले लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहां? फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जरा समझो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर, इधर देखो हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम V1 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर। क्या यहां से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूं? ले सकता हूं, सॉरी एम भी तो कॉमन ले सकता हूं। यहां से मैंने कॉमन लिया हाफ, ये लिया मैंने m, और ये बन गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये बन गया, ये समझ में आ गया? हाँ, तो इसको सीधा मैं यहां लिख देता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मेरी? हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके, तो अब यहां पे देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ओके, अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का काइनेटिक एनर्जी चेंज को, ये जो मैंने मास की वैल्यू इधर निकाली है, इसे मैं यहां रख देता हूं। ये मास अभी किया, इसको यहां रख देता हूं तो क्या होगा? मास की वैल्यू मैंने रख दी रो A1 V1
डेल्टा टी, आगे मास की वैल्यू, और ये एज इट इज मैंने रख दिया यहाँ पे, ये हो गया V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं, यहां तक ठीक है? हाँ जी ठीक है। अब दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh1, mg कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बचा, mg H2 माइनस H1 बचा या नहीं बचा, हाँ जी बचा, तो इधर लिख देते हैं। सो ये आ गया मेरी दूसरी चीज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक, ए से बी की, ए से बी, ए से किधर गए हम, बी पॉइंट तक। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, सीधा मैं यही लिख रहा हूं, mg H2 माइनस H1, फाइन। अब यहां भी मैं m की वैल्यू रख देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, ये ध्यान में रखना है। ये कितना आ गया, m की वैल्यू में रखता हूं, m की वैल्यू कितना आ गया, रो a1 v1 डेल्टा t, ये आ गया m की वैल्यू। आगे g भी तो है तो मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूं, H2 माइनस H1, g को मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा दूर से, अलग से मेरे को दिख जाएगा, तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, ऑलराइट जी। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। अब आगे समझते हैं कि जब ये लिक्विड ए से बी की तरफ गया तो हुआ क्या, जब ये लिक्विड ए से बी की तरफ गया, ए से बी की तरफ हुआ गया क्या, वर्क डन हुआ या नहीं, कुछ काम हुआ है। कोई भी चीज उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो अगर कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो वर्क डन होता है। तो इसके ऊपर फोर्स कहां से लगी, पहली बात पीछे से जो पानी आ रहा है, ऑलरेडी जो पीछे से पानी आ रहा है वो जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे जो पानी है उसको धक्का दे रहा है, तो एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है। उस फोर्स को जरा ओके, ऑलराइट, ये एक फोर्स F1 इसको लग रही है इधर को, हाँ जी लग रही है। यहां जाते जाते ये कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो देयर इज अ वर्क डन। लेकिन जो पानी यहां है ट्यूब में ऑलरेडी, जो आगे है, जो पानी आगे है वो पीछे वाले पानी को रोकेगा ना, ये आगे पानी है, पीछे वाले पानी को उसे धक्का देना पड़ेगा आगे, और आगे वाला पानी उसे रोकेगा, यानी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स तो लगाएगा F2 लेकिन फोर्स लगाएगा दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर लिख दो, ये F2 लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर को लगाएगा, तो यहां भी कुछ वर्क डन होगा। यहां पे जो वर्क डन है उसको मैं मान लेता हूं WA, वर्क डन एट पॉइंट ए, और यहां पे जो वर्क डन होगा उसे मैं मान लेता हूं WB, यानी वर्क डन एट पॉइंट बी, क्योंकि फोर्स किस तरफ है इसकी, इस तरफ को है। ये बात समझ में आई? तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वर्क डन निकालना है, पहली बात तो ये करनी है। तो चलो पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। सो मैं निकाल लेता हूं अब वर्क डन एट पॉइंट ए, कितना होगा, देखो वर्क डन एट पॉइंट ए कितना होगा भाई। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो यहां समझ लो, पहले यहां समझ लो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है फोर्स, क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर, ए के ऊपर प्रेशर कितना है, P1 और A1 हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, सो P1 इनटू A1। डिस्टेंस कितना है, देखो ए के ऊपर V1 डेल्टा टी, सो V1 डेल्टा टी, ये आ गया वर्क डन इधर। सो वर्क डन एट ए क्या हो गया अपने पास, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, दिस वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, P1 A1 V1 डेल्टा टी, हाँ या ना, करेक्ट, करेक्ट जी, हो गया। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं। ओके, वर्क डन एट पॉइंट बी, वर्क डन एट पॉइंट बी कितना होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी। सो वो कितना आ जाएगा, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एट पॉइंट बी के ऊपर कितना है, प्रेशर P2, एरिया कितना है A2, डिस्टेंस कितना है D2, विच इज V2 इंटू डेल्टा 2। सो मैं इधर ले देता हूं V2 डेल्टा T। ये आ गया वर्क डन, वर्क डन एट, वर्क डन ओके, ये आ गया मेरे पास वर्क डन एट पॉइंट बी, ये हो गया वर्क डन एट पॉइंट ए। ये भी कितना है, फोर्स, ये भी तो वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसे हमने लिख दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो मेरे पास आई वो हो गया P2 A2 V2 डेल्टा टी। यहां तक क्लियर है हम। अब चेंज इन वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना है वो निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ध्यान से समझना, ओके, टोटल वर्क डन ध्यान से सुनना। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आप इधर ध्यान देना, पूरे का पूरा बहुत आसान है। यहां जो वर्क डन है मुझे निकालना है टोटल वर्क डन, दैट इज नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन एट ए यहां पे, और जो बी का वर्क डन है वो उसके अपोजिट है,
और वर्क डन एट ए ज्यादा होगा तभी तो पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा है। बी के पॉइंट बी के ऊपर जो डब्ल्यू बी है वर्क डन एट बी वो थोड़ा कम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी कर सकता हूं। एक तरीका तो यह है। दूसरे ढंग से भी समझ लो, ये जो वर्क डन है नेट, क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि टोटल वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू ए पर वर्क और डब्ल्यू बी पर वर्क। लेकिन डब्ल्यू बी के ऊपर जो 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 डब्ल्यू बी वर्क है वो तो नेगेटिव है, तो फिर मेरे पास क्या आ गया, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, चेंज इन टोटल टोटल नेट वर्क डन। चलिए अब नेट वर्क डन इधर लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज वर्क डन नेट कहां से, फ्रॉम ए टू बी। ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी। सो कर देते हैं जी, वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी कितना आ जाएगा, वर्क डन एट ए, ए देखो कितना है, पी वन ए वन वी वन डेल्टा टी है, हाँ जी है। वर्क डन एट बी कितना, ये रहा पी टू ए टू वी टू डेल्टा टी, हाँ जी हाँ जी। अब देखो इसमें कॉमन कितनी चीजें हैं भाई, हमारे पास क्या था, ए वन वी वन इज इक्वल टू, चलो यहाँ ए वन वी वन हमने क्या कहा था कि ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ए वन वी वन ए टू वी टू के बराबर है तो ए टू वी टू की जगह मैं ए वन वी वन लिख सकता हूं ना, हाँ जी लिख सकता हूं, तो लिख देते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं तो क्या मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ कुछ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए वन कॉमन ले लू, वी वन कॉमन ले लू, डेल्टा टी कॉमन ले लूं, तो बचा क्या, ये बचा मेरे पास P1 माइनस P2। क्यों लिया, बिकॉज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये बात हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके। तो ये आ गया मेरे पास नेट वर्क डन फ्रॉम A टू B, यहां तक ठीक है, नेट वर्क डन फ्रॉम A टू B, कंफर्टेबल। अब आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी। वर्क डन होगा तो एनर्जी चेंज होगी, तो जितना भी वर्क डन हमने निकालना है, अगर हम टोटल चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस वर्क डन नेट, ये जो मेरे पास नेट वर्क डन आया मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, है ना, चेंज इन एनर्जी, यही है। चेंज इन एनर्जी क्या है मेरे पास, चेंज इन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। सो व्हाट इज चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी मेरे पास क्या है, मेरे पास चेंज इन एनर्जी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो है, ये तो निकाला मैंने अभी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। सो कर लेते हैं, डब्ल्यू नेट की जगह जो डब्ल्यू नेट मेरे पास आया उसके का, ये क्या आया, ये आया ए वन वी वन डेल्टा टी, हाँ जी हाँ जी, डेल्टा टी, ओके 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 ओके, ए वन वी वन डेल्टा टी P1 माइनस P2, ये आ गया, हाँ जी। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इधर देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1। सो इसको रख देते हैं, ये मेरे पास क्या आया, हाफ रो, पढ़ो इसको, A1V1 डेल्टा टी इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये रही क्वेश्चन 2 में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। ये आ गया मेरे पास रो A1V1 डेल्टा टी इंटू H2 माइनस H1 इंटू G, ठीक है जी बात। इसको मैं इधर से थोड़ा ये हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, यहां तक पहुंच गए, हाँ जी हाँ जी, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, करो जी सॉल्व, अब तो हो ही गया काम, लो थोड़ा आसान कर देता हूं। अब क्या बचा, ओके, अब क्या बचा, जो कॉमन है हटाओ, देखो A1V1 डेल्टा टी इधर है, हाँ जी, A1V1 डेल्टा टी इधर भी है, हाँ जी, A1V1 डेल्टा टी इधर भी है, कॉमन हो गया, खत्म। जो बचा उसे लिखते हैं, मेरे पास बचा क्या, अब उसको ब्रैकेट ओपन करके मैंने लिखना है। मेरे पास इधर बचा P1 माइनस P2, यही है, इज इक्वल टू, इसको इधर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, वन थिंग, प्लस ये भी ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो गया, रो GH2, ये G भी तो है, माइनस रो GH1, ये है देखो, माइनस रो GH1, ओके। थोड़ा छोटा, ओके, ये माइनस
हाँ GH2 माइनस रो GH1, करेक्ट करेक्ट हो गया जी। अब ये काम करते हैं, जिन जिन में हाँ हाँ क्या हुआ, अरे ये तो किया नहीं मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ये भी तो ब्रैकेट ओपन करके लिख देता हूँ ना, तभी तो बड़ा एकदम से कंफ्यूजन दूर होगा। हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये आ गया, हाँ जी आ गया। प्लस क्या आया मेरे पास, प्लस मेरे पास आया यहां से देखो रो, ये रहा G और ये रहा H2 माइनस माइनस रो GH1 आ गया, यहां समझ में आ गया, ये रो GH1 ये रो GH2 ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए। तो जिनमें भी 1 1 लगा हुआ इधर ले आओ, देखो इसमें 1 है, हाँ जी ये भी 1 है, इधर मेरे पास P1 है तो इधर ले आओ P1, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाँ जी, प्लस ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रो GH1 प्लस का इज इक्वल टू, ये बाकी उधर ले जाता हूं 2, तो ये P2 माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो गया ये प्लस P2। अब ये बचा, इधर ये वाला बचा, तो प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर आ गया, हाँ जी, प्लस ये वाला बचा रो GH2, भाई साहब ये हो गया पूरा काम। ये एट पॉइंट ए प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी देखो V स्क्वायर है, डेंसिटी V स्क्वायर, प्रेशर से इसको वॉल्यूम से करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बनती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू pressure per unit volume at point B, kinetic energy per unit volume at point B and potential energy per unit volume at point P। हो गया क्लियर, हाँ जी। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, इसको क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको कॉमन लिख लूं, P प्लस हाफ P प्लस हाफ रो V1, भी हटाओ इसकी भी जरूरत नहीं है, रो, अरे भाई ओके, रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज कांस्टेंट, दैट इज डन। ये आ गया मेरा फाइनल चीज, P प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is always constant, sum of the, ये तो कह रहा था लॉ क्या कह रहा था, sum of all the energies, that is the pressure energy, that is the kinetic energy and the potential energy per unit volume is constant, so that's what the Bernoulli's theorem is। so I hope you got it आसान से। और भी आपको जिस चीज का कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट में भेजिए।